हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सफ़ीन को मुराद विला छोड़कर जब वो अपार्टमेंट पहुंचा तो वो तीनों उसे लॉन्च में ही बैठे मिल गए थे। वो तीनों एक साथ हों और कोई शोर हंगामा ना हो, ये नामुमकिनात में से था, मगर आज नामुमकिन मुमकिन हो गया था। तभी हालिब उनकी संजीदा सूरतें देखता हुआ मुतवाजन चाल चलता हुआ 3 सीटर सोफे पर मुंह लटकाए बैठे फ़हीम के पास बैठ गया था। एक तो वो खुद भी अभी जहनी टूट फूट का शिकार, ऊपर से इन तीनों का अंदाज भी उसे काफ़ी अलग नजर आ रहा था। रकीम सामने पड़े हुए काउच पर एक बाजू आंखों पर रखे हुए लेटा हुआ था और आदि नीचे फ्लोर कुशन पर सर झुकाए बैठा हुआ था। क्या बात है, तुम तीनों की शक्ल पर 12 क्यों बज रही हैं? कुछ हुआ है क्या? हालिब ने पास बैठे फ़हीम के कंधे पर बाजू फैलाते हुए बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में पूछा। मिल गई तुझे फुर्सत हमारा हाल पूछने की? सुबह से कितनी कॉल्स की हैं तुझे, मगर तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। था कहाँ तो? फ़हीम ने जरहाना अंदाज में अपने कंधे पर फैला हुआ हालिब का बाजू झटकते हुए कहा और नाराजगी के इजहार के तौर पर सामने आदि के पास जाकर बैठ गया। हालिब ने हैरत से दोनों भवें इचकाते हुए फ़हीम का नाराज अंदाज मुलाजा किया। मेरी नाराज महबूबा, मैं जरा ऐसे ही हरबन का चक्कर मारने निकल गया था। आज आखिरी दिन है ना यहाँ, तो सोचा थोड़ा घूम फिर कर एंजॉय कर लो। तुम तीनों तो इजहार मोहब्बत के लिए निकले हुए थे ना? मैं क्या करता तुम्हारे साथ जाकर, और मेरा फोन साइलेंट पर था, ध्यान ही नहीं रहा देखने का। अब जल्दी से बताओ, इतने अफसोस में क्यों बैठे हो तीनों? हालिब ने दोबारा से पूछा था। क्या बताएं यार, आज का दिन अपने रकीब पर कितनी बिजला गिरा कर गया। उसके दिल की दुनिया ही लुट गई है। इतना शदीद सदमा मिला है उसे मोहब्बत में कि तब से ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मुंह सिए पड़ा हुआ बैठा है। आदिल ने सामने लेटे रकीम को देखा कहा था, जो अब भी वैसे ही बेहिस व हरकत लेटा हुआ था। मगर हुआ क्या? ये आज सनम से मिलने गया था ना? क्या कहा है उसने? हालिब ने सोफे पर लेटते हुए पूछा। कहना क्या है? साफ इनकार कर दिया उसने, और इतने जारहाना अंदाज में इनकार किया है कि बेचारे रकीम का दिल टूटकर किरचू में बिखर गया। उसने कहा है कि उसे रकीब की सूरत ही पसंद नहीं है, नफरत करती है वो उसे, और उसे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए, ना दिखाने की वार्निंग भी देकर साथ गई है। आदि ने दोबारा दिलगीर लहजे में हालिब को कुछ इजाफी नुकात जोड़कर बताया था, जिस पर रकीम एक झटके से जगह से उठकर बैठा था। चेहरा शदीद तैश की वजह से सुर हो रहा था। बकवास बंद कर अपनी। तुझे मजाक सूझ रहा है? इधर मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ, इतना परेशान हूँ, और तुम बजाय कोई हल निकालने के मेरे जामों पर नमक छिड़क रहा है। अगर तुझे कुछ कर नहीं सकता ना, तो फजूल में बोल भी मत, वरना मैं भी अभी उठकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तुझे समझे? रकीम ने गुस्से से डांटते हुए कहा था, फिर अपना सर दोनों हाथों में पकड़कर बैठ गया। आदि कंधे उचकाता हुआ अपना सेल में गुम हो गया था, जबकि हालिब ने गर्दन मोड़कर रकीम को देखा था और एक नजर सामने बैठे फ़हीम को, जो कि महसूस अंदाज में आंखें सककर रकीम का तैश पड़ा हुआ अंदाज देख रहा था। रकीम, व्हाट्स द मैटर? सना ने तुझसे ऐसा क्यों कहा है? मुझे बता, क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच? जहां तक मुझे अंदाजा है वह हासिल समझदार लड़की है। उसने तुझसे बिला वजह तो कुछ भी नहीं कहा होगा। कुछ गलत कह दिया क्या तूने उसे? हालिब सोफे से उठकर उसके पास आकर कोच पर बैठ गया था। तुझे लगता है कि मैं उसे कुछ गलत कह सकता हूँ? मोहब्बत से भी पहले इज्जत करता हूँ मैं उसकी। मैंने सिर्फ अपने दिल की बात उससे कही थी, मगर उसका रवैया बहुत ही अजीब था। पहले तो मेरी बात सुनने रोने लगी, और फिर जब मैंने उसके रोने की वजह पूछी और आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करने चाहे, तो उसे जोर से मुझे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। वो मुझसे ऐसे डर रही थी जैसे मैं इंसान नहीं, कोई असेब हो जो उसके खा जाऊंगा। और ये कमीना भी तो वहीं पर था ना, पूछ ले इससे मैंने क्या कहा था। लड़की मादी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, सॉरी बास, मैं और मेहरोजा वहां तुझ पर हमला करने के बाद सनम के चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे थे। उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। कुछ तो किया होगा ना तूने, जो वो चिल्लाते हुए तुझ पर चिपट पड़े थे। आजादी फ़हीम की तरह कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा साले, अगर तूने बकवास की तो। मैंने कुछ भी नहीं किया हालिब, बस इतना कहा कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। क्या वो भी मुझे चाहती है? मगर उसने कहा वो मुझसे नफरत करती है, शदीद नफरत। जब से मैंने उसको देखा है तब से अब तक मैंने उंगलियों पर गिन कर बता सकता हूँ कि मैंने उसे कितनी बार मिला हूँ। मैंने कभी तफसील से उससे बात तक न की, फिर कैसे वो मुझसे नफरत कर सकती है? बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उसे, उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, मगर वो मुझसे नफरत करती है। अब कैसे कैसे मैं उसकी नफरत को मोहब्बत में बदलूं? बल्कि रूहान से लहजे में बोला था, और हालिब ने पुरसोच नजर से उसका चेहरा देखा। इस वक्त वो काफी अपसेट लग रहा था। फहीम अलग चेहरे पर स्निग्धा तासा सजाए हुए बैठा रकीम की शक्ल देख रहा था। अब उसे अपना मामला हथड़े में नजर आ रहा था। सनम जैसी सुलझी हुई और शांत लड़की का जब इतना शदीद रिएक्शन था, तो उसकी शेरनी तो वैसे भी बहुत ही वाइल्ड थे। वो न जाने फहीम का क्या हशर करती। फहीम ने अपना मुतवक्को इंजाम सोचकर खौफ से एकदम झुर्री सी ली थी। तू फिक्र मत कर, इन बहनों के दिमाग जरा टेढ़े किस्म के हैं, प्यार की जुबान जल्दी उनके समझ में नहीं आती। उन्हें समझाने के लिए हाथ को थोड़ा सख्त करना पड़ता है। वो
وہ تو کیا اس کی باقی بہنیں بھی تم تینوں کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ وعدہ ہے میرا تم سے, ان تینوں کی شادی تم سے ہی ہوگی. ان کی زندگی میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا. حالی پر عزم لہجے میں بولا تھا, جس پر فہیم, عادی اور رقیب نے چونکا ایک ساتھ ان کی صورت دیکھی تھی. کیا کرے گا تم؟ زبردستی نکاح کرائے گا ان کا ہم سے, جیسے کل خود کیا ہے سفین کے ساتھ. تیرے لیے یہ سب بولنا بہت ہی آسان ہے, کیونکہ تیرا معاملہ تو کلیئر ہے, اس کو اپنے نام کاٹ چکا ہے. مگر ہمارا مسئلہ تو ابھی شروعاتی مراحل سے ہی طے نہیں ہو کر پایا. فہیم نے طنزیہ انداز میں حالے پر وار کیا تھا, جس پر وہ لاپرواہی سے بامیں چکا کر مسکرا دیا تھا. پھر غور سے فہیم کو دیکھتے ہوئے اپنی کونی گھٹنے پر ٹکا کر قدرے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا, میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنے ڈیڈ اور مامی سے کرتا ہوں, اور میں ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو ہی تمہاری دلہن بنا کر تمہارے گھر لاؤں گا. اگر میں اپنی محبت جیت چکا ہوں نا, تو تمہیں بھی تمہاری محبت کبھی ہارنے نہیں دوں گا. اس کے لیے جب وقت آئے گا نا, تب دیکھنا کہ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں. مگر ہاں, طے ہے کہ یہ غالب حسن شاہ اپنی قسم نبھانے کے لیے کچھ بھی کر دے گا. کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی. اور اگر میں اپنی قسم پوری نہیں کر سکا تو سفین کو چھوڑ دوں گا, وہ بھی ہمیشہ کے لیے. یاد رکھنا. مضبوط لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا, ایک جھٹکے سے رک کر باہر نکلتا چلا گیا تھا. اس کا انداز اس وقت ان تینوں کو ناقابل فہم لگا تھا. جو وہ کر چکا تھا نا, وہ تینوں جانتے تھے, مگر اب وہ جو کرنا چاہتا تھا اس سے وہ تینوں انجان تھے. حال میں بیہوش پڑی ہوئی سفین پر سب سے پہلی نظر میروسا کی پڑی تھی. وہ اور سنم جب سے گھر آئی تھی, سفین پتہ نہیں کہاں سے غائب تھی. انہیں روزن اور جیزی نے بتایا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے شام تک واپسی کا کہہ کر گئی ہے, مگر اب شام کے 6 بج گئے تھے اور سفین واپس نہیں آئی تھی. سنم کتنی دیر سے سفین کا نمبر ڈائل کرتی, لیکن بیل جا رہی تھی اور سفین کال ریسیو نہیں کر رہے تھے. حالہ بھی اب تو اسلامک سینٹر سے آنے والی تھی, اور کافی دیر ان کا نمبر ٹریک کرنے کے بعد وہ اوپر اپنے روم سے نیچے آئی تھی. روزن اور جیزی شاید ٹی وی لانچ میں بیٹھے موجود دیکھنے میں مگن تھی. میروسا ان دونوں سے دوبارہ سفین کا پوچھنے نیچے آئی تھی. جب حال سے گزرتے ہوئے اس کی نظر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی سفین پر پڑ تھی, وہ دوڑتی اس کے پاس گئی تھی, لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی اور لپک کر اس کے پاس پہنچی. سفین, کیا ہوا ہے تمہیں؟ سفین اٹھو. سنم, سنم جلدی نیچے آؤ. سنم, دیکھو سفین کو کیا ہوا ہے. جیزی اور روزن یہاں آؤ. میروسا گھبرا کر زور زور سے چیختے ہوئے سب کو اکٹھا کر لیا تھا. اس کی چیخیں سن کر روزن, جیزی اور سنم گھبرا کر تیزی سے بھاگ کی آئی تھی, اور اوپر سیڑھیوں سے تیزی سے اپنی طرف آتی ہوئی سنم نے بھی سفین کو فرش پر پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس نے میروسا کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے باگو سفین کا چہرہ دیکھا تھا. اس کی ساکت آنکھیں سفین کے زخمی چہرے پر جمی ہوئی تھی. سفین کو اس حال میں دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے تھے. پھر وہ زور زور سے چیختے ہوئے وہ رونے لگی تھی. میروسا جو پہلے ہی سفین کو دیکھا گھبراہٹ کا شکار تھی, سنم کو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ کر اور بکھلا گئے تھے. سنم پلیز چپ ہو جاؤ, دیکھو اپنی کیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے. مت رو, جلدی جلدی مما اور پاپا کو کال کرو, ہمیں سفین کو لے کر ہاسپٹل جانا پڑے گا. پلیز مت رو, ورنہ میں بھی رونے لگوں گی. روحان سے لہجے میں بولتے ہوئے میروسا واقعی سنم کو بے حال ہوتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رونے والی ہو گئی تھی. مگر سنم میروسا کا ڈر سمجھنے کے بجائے سفین کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے زور و شور سے روتی جا رہی تھی. تبھی میروسا کی برداشت بھی ختم ہو گئی تھی. وہ بھی سفین کو دیکھ کر رونے لگی تھی. روزن اور جیزی بھی اپنی اتنی پیاری میم کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی, مگر تینوں نے سنم اور میروسا کی طرح رونے کی بجائے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے جلدی سے مسٹر مراد اور مسز مراد کو کال کر دیا تھا. یہ کس کا سیل فون ہے؟ آدھی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے جیسے ہی سیدھا ہوگا بیٹھا, اپنے پیر کے نیچے کوئی سہج سی چیز محسوس ہوئی. اس نے جب جھک کر نیچے دیکھا تو سیٹ کے نیچے کسی کا سیل فون پڑا ہوا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لیٹسٹ سیل اٹھایا جو کہ بہت ہی قیمتی تھا. اس پر 3D بیک کور لگا ہوا تھا جو کہ گہرے پنک کلر کا تھا. کور بہت ہی خوبصورتی سی باربی بنی ہوئی تھی. کلر اور سٹائل کے حساب سے تو وہ فون کسی لڑکی کا ہونا چاہیے تھا, مگر لڑکی کا فون ان کی کار میں کہاں سے آیا؟ عادی سوچ میں پڑ گیا تھا. رقیم, خالد, فہیم اپنے ٹرالنگ بیگ گھسیٹتے ہوئے باری باری گاڑی کی ڈگی میں رکھے تھے. عادی کے سوا ان تینوں کے دل بے حد بوجھل تھے. رقیم کا حشر دیکھ کر فہیم کی عائشہ سے بات کرنے کی ہمت جیسے ٹوٹ گئے تھے. تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ کر ہی فون پر عائشہ سے بات کرے گا. یہاں رہ کر کم سے کم وہ عائشہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ادھر رقیم کے دل کو حالت کی بات سے کافی تسلی ملی تھی, مگر سنم کے رویے سے جو تکلیف اسے ہوئی تھی نا, وہ تاحال برقرار تھی. حالت کے دل کا حال ان دونوں سے بھی برا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ لمحے گھوم رہے تھے جو اس نے سفین نے ساتھ گزارے تھے, اور کچھ گھنٹوں پہلے کا سفین کے ساتھ کیا گیا سلوک تو اب زندگی بھر اس کے دل پر نقش رہنے والا تھا. وہ اس کانچ سی نازو سی لڑکی کو توڑ پھوڑ کر آیا تھا. اسے آخری بار اس کے گھر
छोड़ते वक्त वो अपना दिल भी उसके पास छोड़कर आया था। सफीन को तो उसने उसके गुनाह की सजा दे दी थी, लेकिन खुद उसने जो कुछ सफीन के साथ किया था उसकी सजा उसको देनी अभी बाकी थी। वो खुद को भी अपने जुनून की नजर होने से नहीं बचा सकता था। भारी दिल और उदास आंखों के साथ वो तीनों अपने अपने बैग गाड़ी में रखते हुए अपनी सीट पर बैठ गए थे, जबकि आदि अभी तक फोन हाथ में पकड़कर उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। फोन का लॉक स्क्रीन पर किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस की पिक लगी हुई थी। फहीम और रकीब पिछली सीट पर बैठे हुए थे। हालिब आदि के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। क्या हुआ, क्या कर रहा है? कार स्टार्ट करना। हालिब ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए आदि से पूछा। अभी भी उसकी नजर सेल पर नहीं पड़ती। ये सेल फोन किसका है हालिब? कार आज सारा दिन तेरे पास थी, देख कर लगता है कि शायद किसी लड़की का है। क्या आज तू सफीन से मिला था? आदि ने फोन हालिब को दिखाते हुए कहा। फोन पर नजर पड़ते हुए हालिब साकत रह गया था। ये फोन सफीन का था, उसे कई बार उसके हाथ में दे चुका था। हालिब ने झपट कर आदि के हाथ से फोन छीन लिया था और फहीम और आदि भी उसकी तरफ मतवजह हो गए थे। हाँ, ये फोन सफीन का है, मैं कुछ देर के लिए उससे मिला था, शायद वो जल्दी में ले जाना भूल गई। वह उदासी से बोला था। तू कहाँ मिला सफीन से? उसकी तो तबीयत खराब है ना, आज उसकी वजह से आशा भी कॉलेज नहीं गई, फिर तो उसे कहाँ मिला? फहीम ने भी उसे तशवीश शुरू कर दी थी। मैं उससे उसी के घर के बाहर मिला था, उसकी तबीयत खराब थी, तभी मैंने सोचा कि जाने से पहले उसे मिलो। मैं मुराद विला गया उससे मिलने, मगर वहां सबके हया से मैंने उसको कॉल करके बाहर बुला लिया था। यही कार में कुछ देर बातचीत की थी, उसकी हरियत ली थी, मगर इस वक्त उसकी मम्मा इस्लामिक सेंटर जाने के लिए घर से निकलने लगी थी, तो वो उन्हें देखकर जल्दी जल्दी में गाड़ी से बाहर निकल गई थी। इसी जल्दी की वजह से वो अपना फोन इधर भूल गए थे। हालिम ने तफसील से बताकर अपने तय इन तीनों को मुतमईन कर दिया था, मगर कल जो इसका रिएक्शन था उसको देखकर लगता नहीं था कि वो तुझसे खुशी खुशी मिलने चली आई होगी। क्या आप भी कोई धमकी दी थी उसे? फहीम ने दोबारा मशकूक लहजे में पूछा था। हाँ दी थी, तो क्या करेगा? तू बॉडीगार्ड लगा है उसका? हालिब तब कर बोला था। नहीं नहीं ना, ये तो और भी अच्छा है ना, तू उसे मिल लिया, और ये भी बहुत अच्छा हो गया कि वो अपना सेलफोन गाड़ी में भूल गए। अब जल्दी से देख, इसमें से आशा का नंबर होगा, मुझे आशा का नंबर दे, जल्दी करना। फहीम बिना बुरा माने एक्साइटेड से अपनी सीट से उठकर आगे हालिब की सीट पर झुक गया था। चुप कर जा, तुझे बस अपनी पड़ी रहती है। मैंने कहा ना कि तेरा मसला मैं सेट करा दूंगा, तो शराफत से चुप कर बैठ जा। हालिब ने फहीम को डरते हुए सेल फोन अपने कोट की पॉकेट में रख लिया था। तो क्या अब हम सफीन का सेल वापस करने मुराद विला जाएंगे? आदि ने हालिब से पूछा। नो, फिलहाल ये फोन मेरे पास रहेगा, कुछ दिन बाद मैं सफीन को खुद कोरियर कर दूंगा। ये दो चीजें क्लियर करनी है मुझे, जिसमें ये सेल फोन मेरी हेल्प करेगा। तू रेस्टोरेंट चल, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। हालिब ने सीट की बेड से सर टकाकर आंखें मोड़ते हुए कहा था। उसकी बंद आंखों के सामने दोबारा से सफीन और इस अजनबी लड़के का चेहरा घूमने लगा था, जिसके साथ मिलकर सफीन ने उसको धोखा दिया था। यकीनन इस फोन में उसे इन दोनों के मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता। आदि ने भी लापरवाही से कांधे उचकाकर कार स्टार्ट करके रेस्टोरेंट की जाने मोड़ ली थी, जहां से उन्हें खाना खा के सीधा एयरपोर्ट जाना था। उनकी रात 1:30 बजे की पाकिस्तान के लिए फ्लाइट थी। मुराद फैमिली इस वक्त शहर के मशहूर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठी होती, सवाई आयशा के। उसे अभी सफीन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। कुछ देर पहले ही सफीन को हॉस्पिटल लाया गया था और अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो सब उसके लिए दुआ गो थे। फिर सफीन के एडमिट होने के कुछ ही देर के बाद अंदर से बाहर आते हुए एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सफीन को शदीद किस्म का नर्वस ब्रेक टर्न हुआ है, मगर साथ ही उसने एक और खबर भी दी थी। और वो दूसरी खबर सुनकर उन सब के सुन पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। डॉक्टर के मुताबिक किसी ने सफीन के साथ कुछ घंटों पहले रेप किया था। जोहेब मुराद, जैद मुराद और हालात तो सदमे की ज्यादती से कंग हो गए थे, लेकिन सनम और मिरोसा तो सुनते जोरों शोर से रोने लगे थे। कौन जलील इंसान था वो जिसने उनकी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत की थी? जोहेब, कोई मेरे बच्चे के साथ इतना बदतर सलूक कर गया? तुम और हाला कहाँ थे? अभी सनम के सदमे से हम उबड़े नहीं थे कि मेरी सफीन के साथ आंसू की यलगार ने जैद मुराद को बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। जुहेर साहब शदीद गम व गुस्से की तस्वीर बने हुए अपनी जगह साकत बैठे थे। जैद मुराद की बात सुनकर वो उनके गले लगते फुट फुट कर रो दिए थे। भाईजान, मेरी सफीन, किस जालिम ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी? वो तो बहुत ही मासूम है भाईजान, उसने किसी का क्या बिगड़ा था? सनम के साथ जब ये हादसा हुआ था ना, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान छोड़ दो, वापस चले जाओ यहाँ कनाडा, मगर अब मेरी सफीन की जिंदगी बर्बाद होगी भाईजान। आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ, किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करूं? जहेब साहब रोते हुए बेबसी से बोल रहे थे। उनकी हालत देखकर ज़ैद मुराद का दिल लहू लहू हो गया था। गलती मेरी है भाईजान, शायद मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकी।
मुझे उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मेरे पीछे वो बाहर गई थी जब ये सब हुआ। हाला भी रोते रोते हुए पास पड़े हुए सोफे पर डैश गई थी और सनम उनको सहारा देने के लिए आगे बढ़कर उनके साथ ही बैठ गए थे। हाला ने रोते रोते सर उठाकर सनम की बरसती हुई आंखों को देखा था। उनकी सूरत देखते ही उन्हें अपनी सफीन याद आई थी। सुबह उसे कैसे हंसता खेलता छोड़कर गए थे, फिर ये क्या हो गया था। उनकी बेटियों के नसीब में न जाने खुदा ने कितनी आजमाइशी ओर लिखी थी और वो कितने बदनसीब माँ बाप थे जिन्हें न जाने कब तक अपनी औलादों का गम देखना था। पहले अपने इकलौते बेटे सनान को दूरी, उसके बाद सनम के साथ हुआ हादसा और अब सफीन की बर्बादी, जिसका गम तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस दर्द ने उन्हें उस हिसाब को तोड़ कर रख दिया था। इतनी देर से हालांकि आंखों से गिरते हुए आंसू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके थे। उनसे ज्यादा बुरा हश्र सुहेल मुराद का था। वो इतने मजबूत लंबे चौड़े इंसान आज बेटी के काम पर बच्चों की तरह भाई के गले लगे फूट फूट कर रो दिए थे। उनकी सारी औलादों में सफीन उनकी बेहद लाडली बेटी थी, उनके दिल का टुकड़ा थी वो। मगर आज वो किसी जालिम की हिमानियत का शिकार हो गई थी। उनकी बच्ची, उनकी सफीन अपने ही घर से कुछ घंटों के लिए बाहर गई थी और इन चंद घंटों में ही किसी वैशी ने उसकी इज्जत को तार तार काट दिया था। उनका दिल बेटी के गम पर फटा जा रहा था। मिरोसा भी कब से मुसलसल रो रही थी। वो सफीन पर टूटी हुई क़यामत के बारे में आशा को बताना चाहती थी, मगर ज़ैद मुराद की वजह से खामोश थे, जिन्होंने आशा को पूरे 9 साल अपने सामने आने नहीं दिया था। अपनी सगी बेटी के साथ उनका रवैया इतना अजीब क्यों था, ये मिरोसा की समझ से बाहर था। वो आशा से इतना ग्रेस क्यों करते थे, आज तक मिरोसा समझ नहीं सकी थी। लेकिन इस वक्त वो आशा को सफीन का बताना चाहती थी, इसलिए डरते डरते बाप के पास जाकर बैठती हुई बोली, डैड, क्या हम आशा को भी बुला लें? उसे अभी तक कुछ नहीं बताया, बाद में उसे पता चला तो उसे जो सदमा होगा ना वो अलग। मगर वक्त पर ना बताने जाने पर वो एक हंगामा खड़ा कर आ देती। प्लीज आज तो मना मत करें, अपनी सफीन पर क़यामत टूट पड़ी है और आशा को भी पता भी नहीं है। मिरोसा रोते रोते बाप के पास जा बैठी थी। उनके कांधे पास सर ढकाते हुए वो उनसे इजाजत तलब करने लगी थी। ज़ैद मुराद ने डबडबाई हुई आंखों से बेटी के सर पर हाथ रखा था और धीमी सी आवाज में उसे इजाजत दी थी। और वो आज पूरे 9 साल बाद अपनी बड़ी बेटी से मिलने वाले थे, वो भी किस तरह के हालात में, जब उनकी जान से अजीब भतीजी उनकी सफीन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। इधर मिरोसा उसकी रजामंदी मिलते तेजी से उनके पास उठी और आयशा का नंबर मिलाते हुए बाहर निकल गए थे। रात 9 बजे वो चारों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे थे। कनाडा के अजनबी सर्द माहौल में इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का देसी खाना इन चारों को अपने पान का एक अनोखा सा एहसास बख्शता था। रेस्टोरेंट के गर्म हवा में बैठकर सामने रोड पर गिरती हुई बर्फ को देखने का मजा ही कुछ और था। अभी वो पहले से बुक अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठे थे। फहीम और हालिम टेबल के पीछे वाले चेयर्स पर बैठे थे। उनका फेस सामने दाहिने दरवाजे की तरफ था, जबकि आदि और रकीम उनके सामने वाले चेयर्स पर बैठे हुए थे। उनकी पीठ गेट की तरफ थी। रकीम, यार प्लीज अपनी 12 बजी शक्ल को तू ठीक कर ले, कब से तुझे ऐसे बैठे देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। माना कि तुझे अफसोस है, मगर बी पॉजिटिव यार, उम्मीद तो कोई चीज है ना। मेरा केस अभी तक अटका हुआ है, लेकिन तेरी तरह मैंने मातम नहीं डाला हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरा मसला यूं हल हो जाएगा। यूं फहीम ने कब से खामोश बैठे रकीम को देखकर चुटकी बजाई थी। मैं क्या करूं यार, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहा, बस मुझसे भूल नहीं रहा कि सनम का वो रूप। रकीम ने दुख से बोझल होते लहजे में कहा था। अच्छा तू ठीक है ना, ट्राई तो कर, अब घर जाने है ना, थोड़ा सा उसे उजाड़ शक्कर पर रौनक लेकर आ, मुस्नुई सी सही मगर थोड़ी बहुत। सोच अगर फरमान पप्पा जान हमें लेने आ गए और उन्होंने तुझे ऐसे बैठे देख लिया तो उनके अंदर छुपा हुआ डिटेक्टिव मिंटू में ही तेरे अंदर छुपे हुए सारे राज खोज निकालेगा। आदि ने भी रकीम को समझाया था। रकीम ने उसकी बात सुनकर 2 पल को सोचा था। वाकई फरमान साहब बाल की खाल उतारने में माहिर थे और अगर उसे यूं मुंह लुकाए बैठा रहते तो वो यकीनन फौरन से उसे घेर लेते। उनके बारे में सोचते हुए रकीम ने आंखें चबकते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेंककर खुद को नॉर्मल किया था। अपने चेहरे पर मुस्लिम मुस्कुराहट सजा ली थी। ओ ये हुई ना बात। फहीम ने हंसते हुए रकीम को हाई फाई किया था। तभी उसकी नजर दाहिने दरवाजे से अंदर आती हुई आशा पर पड़ी। उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी। फहीम की तो दिल्ली मुराद बाढ़ आई थी। एक बार फिर उसकी उम्मीद आखिरकार पूरी हो गई थी। उसने आशा को देते ही पास बैठे हालिब को कोहनी मार दी, जिसने चौंक कर फहीम को देखा था। मेरी तरफ नहीं, सामने देखो, मेरी उम्मीद सामने से चली आ रही है। देखो रकीब मेरी जान, उसको कहते हैं सबर का घर। फहीम ने आशा को देते हुए अपने सामने मौजूद रकीम से कहा था। उसकी बात सुनकर रकीम और आदि ने भी गर्दन मोड़कर आशा को देखने लगे थे। अभी वो लोग उसको देख ही रहे थे कि अचानक आशा ने कुर्सी पर बैठने से पहले अपना पहना हुआ ब्लैक लॉन्ग कोट उतारकर कुर्सी की बैग पर लटका दिया था और फिर आशा को देखकर हंसते हुए फहीम की हंसी को सेकंड्स में ब्रेक लगा था। आशा ने ऊंचा सा जोड़ा बांधा हुआ था और हाईलाइटर नेक वाली
ब्लू शर्ट, ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से भी ऊपर तक थी। ड्रेस पूरी तरह से बैकलेस था जिससे उसकी पतली लंबी सी रान छान सी गर्दन से लेकर आधे से ज्यादा कमर इतनी दूर से भी लश्कारे मारती हुई साफ दिखाई दे रही थी। आयशा को इस तरह के लिबास में देखा इन तीनों ने तेजी से अपनी नजरें फेरी और वो दोबारा गर्दन मोड़कर सीधे होकर बैठ गए थे। यहाँ इस तरह के नजारे लोगों के लिए आम सी बात थी, तभी कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो भी नहीं हुआ था। मगर आशा को इस तरह अपने दोस्तों के सामने देखकर फहीम का खून खोल गया था। वह तीनों एक दूसरे से भी अपनी नजरें चुरा रहे थे और फहीम इन तीनों से नजर चुराता अपनी चेयर घसी का फौरन खड़ा हुआ था। चेयर पर काफी जारहाना तासरा थे। फहीम रुक, रुक जा फहीम, कहाँ जा रहा है? हालिद ने गुस्से से उठते हुए फहीम का हाथ पकड़कर रोकना चाहता, मगर फहीम उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया था। वो गुस्से में बढ़ा हुआ तेजी से आशा की चेयर तक पहुंचा था और उसका बाजू पकड़कर झटके से अपने सामने खड़ा किया था।